झरगांव झारखंड के गुमला जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित ये गांव किसी मायने में प्रदेश के दूसरे गांव से अलग नहीं है। आदिवासी बहुल जिलों में से एक जिले का गांव होने के कारण ये गांव भी हर दृष्टिकोण से पिछड़ा। गरीबी दर 70% के करीब रहने के कारण लोगों को 2 जून की रोटी नसीब होना भी मुश्किल। शिक्षा से लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। गांव के पुरुष सदस्य काम के अभाव में दूर प्रदेश जीविकोपार्जन के लिए भटक कर किसी तरह वर्ष में 4-6 महीने का रोजगार खोज पाने में सक्षम हो पाते तो बाकी के महीनों में बेरोजगार। जमीन तो थी प्रचुर मात्रा में, लेकिन इनका सदुपयोग हो तो कैसे, इस दिशा में सोचने की कोई पहल ही नहीं। बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर अपने छोटे बड़े मवेशियों को ले चराने दिन भर निकल पड़ते। झरगांव के अधिकतर परिवार महुआ और हड़िया बनाते और खुद तो इसका सेवन करते ही बेचते भी। गांव के पुरुष सहित काफी संख्या में युवा भी पूरी तरह इस शराब की चपेट में। शराबखोरी की वजह से परिवार में अशांति और कलह आम बात। शिक्षा का इनके जीवन में कोई महत्व ही नहीं। गांव में बुनियादी सुविधाओं का बिल्कुल अभाव। ग्रामीणों में अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता की कमी। यानी पूरे तौर पर पिछड़े 1100 से अधिक की आबादी वाले इस झरगांव में 205 परिवार रह तो रहे हैं, लेकिन किसी तरह जैसे तैसे। पिछले 32 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था का कहीं कोई नामो निशान नहीं। लोगों को सरकारी योजनाओं और बैंकों से मिलने वाली सहायता और सुविधाओं की जानकारी भी नहीं थी। माइक्रो लेवल पे या विलेज लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए विलेजर्स का, कम्युनिटी का, या जिनके लिए वो एक्चुअली डिज़ाइन की जाई हैं स्कीम्स, उसका इन्वॉल्वमेंट जितना होना चाहिए उतना गवर्नमेंट एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, स्टाफ, ऑफिसर्स नहीं ले पाते हैं। और झारखंड में थोड़ी सी यूनिक और सिचुएशन थी क्योंकि उस समय पंचायत नहीं थी, यहाँ बहुत पुराने समय से पंचायत नहीं थी, तो ब्लॉक के स्तर से एक्चुअल विलेज लेवल के बीच में फिर कोई और लेवल यहाँ पे गवर्नेंस का या ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। पर हाँ, एक स्ट्रेंथ थी झारखंड में जो बहुत हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ है। यहाँ की जो ग्राम सभाएं हैं उसमें लोगों का जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, और लार्जली ग्राम सभा फंक्शनल है। यदि थोड़ी सी भी उसको सपोर्ट दी जाए तो गवर्नमेंट स्कीम्स में उनकी बहुत भागीदारी की जा सकती है। सरकारी महकमे ने यहाँ की बदहाली, लोगों की बेजार जीवन शैली देख इस गांव की सूरत और गांव वालों की सीरत बदलने की सोची। भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त अभिसरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन और स्थानीय विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लक्ष्य को लेकर सरकारी अधिकारी, समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग और कई संस्थाएं एक साथ हुईं और इन लोगों ने झरगांव के सर्वांगीण विकास का बीड़ा उठाया। Jargaon, the idea behind the Jargaon model village was to demonstrate a model for the entire state to emulate and probably for the entire country to emulate in terms of the overall development, rural development, also in the terms of achievement in terms of education, nutrition, sanitation, water and HIV and overall development of a village. So UNICEF has been working in 5 districts under the joint UN convergence program, and this was one of our priority area. Now we are glad to know that this model is being upscaled by the state government to 100 more villages. We want all the 33,000 villages in Jharkhand to become just like Jargaon.
प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर झारखंड की मिट्टी की तरह यहाँ की भी मिट्टी कैसे सोना उगले और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश की शुरुआत वर्ष 2010 में हुई, जिसमें खुद ग्रामीणों ने उम्मीद से ज्यादा बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई, जिसने इस कार्यक्रम के साथ जुड़े अधिकारियों को भी चकित कर डाला। गांव वाले भी विकास के लिए कदम से कदम मिला के चलने लगे। आमूलचूल परिवर्तन देखने के लिए मिलने लगा। चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी एक मत हो गए विकास के लिए। जब सभी विभाग एक साथ मिलकर काम करने लगे तो नतीजा भी निकलने लगा। प्रशासन के ऊपर जो एक बोझ था, अब वो बोझ बहुत कुछ गांव वालों में आ गया। विकास की योजनाएं बनाना और उन योजनाओं को अपना समझना, उनका ओनरशिप पाया, ये एक बहुत बड़ी बात हुई। भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र और यूनिसेफ के द्वारा झरगांव को आदर्श ग्राम बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी था कि गांव में मृत प्राय हो चुकी ग्राम सभा को शक्तिशाली इकाई के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें कुछ स्थानीय प्रबुद्ध लोगों और सामाजिक संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके प्रयासों और सरकारी अधिकारियों के सहयोग से ग्राम सभा को पुनर्गठित कर ग्राम संसद का गठन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। किसी को शिक्षा का भार, किसी को स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का जिम्मा, तो किसी को पशुपालन के गुर सिखाने का दायित्व। इस तरह से कुछ जानकार और इलाके के प्रमुख लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़कर ग्रामीणों को इससे होने वाले फायदे समझाने की जिम्मेदारी दी गई। इनका जो एटीट्यूड था उसमें हम लोगों ने बदलाव लाने का कोशिश किया। जो इनका पहले का डिमांड था बीपीएल कार्ड्स और पेंशन और ये सारे चीज़, उससे बदल के हम लोग फिर इनके दिमाग में ये डालने की कोशिश की कि आज का आपका जो प्रायोरिटी है वो सोशल सेक्टर इश्यूज़ पे आप ध्यान दें, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, लाइवलीहुड, ये सारे बातों को इनके साथ कई बार मीटिंग किया, इनको एक्सपोजर विजिट में ले गया जगह जगह पे, तब जाके ये परिवर्तन धीरे धीरे हम लोगों को प्राप्त हुआ। नया कुछ करने की तमन्ना पदाधिकारियों में थी और बड़े उत्साह से ग्रामीणों ने सोचा कि अब देखते हैं क्या हो रहा है, और अब इन्हें लग रहा है कि सचमुच इस गांव में उनके भलाई के कार्यक्रम, उनके तरक्की के कार्यक्रम, चौमुखी विकास के कार्यक्रम होने आरंभ हो गए हैं। तो इनमें आपस में विश्वास बढ़ा है प्रशासन और ग्रामीणों के बीच में। इस गांव की महिलाएं मेहनती तो थीं, लेकिन इनकी मेहनत का सही उपयोग उचित दिशा में नहीं हो रहा था। तब इन्हें छोटे छोटे समूहों में एकत्रित कर महिला मंडल की स्थापना की गई। इन महिला मंडलों को पुनर्गठित और शक्तिशाली बनाया गया। इन्हें स्वरोजगार के लिए सरकार की DRI SGSY योजना से जोड़ा गया, जिसने इन्हें एक नई दिशा दी। पहले एक समूह में थे तो उस समय 1-1 रुपया जमा करते थे। बाद में हम लोग को उस समय बहुत कम पूंजी था, लेकिन जब वही पूंजी कम था तो फिर बाद में समूह बांटे तो अपना पसंद से जमा करने लगे तो कुछ ज़्यादा पूंजी हुआ। फिर जब इधर ग्रेडिंग कराए तो फर्स्ट ग्रेडिंग में 25,000 मिला, उससे कुछ 8 ग्रुप का, उसके 25,000 से हम लोग को कुछ और सहायता मिला और हम लोग कुछ बिजनेस भी करने लगे और लेन देन ऋण के लिए भी हम लोग को दिक्कत नहीं लगी। और अभी और 3 ग्रुप को 2.5 लाख का मिला और अभी फर्स्ट ग्रेडिंग करने के लिए भी कुछ ग्रुप बचा है और अभी सेकंड ग्रुप के लिए भी और 3-4 ग्रुप बचा है। अभी उससे और भी हम लोग की महिला लोग और ग्रेडिंग करवा के और अच्छा कोई काम करेंगे सोच रही है। महिलाएं जो इस गांव में महुआ और हड़िया बनाने में जुटी रहती थी, वे अब घर घर घूमकर शराब से होने वाले नुकसान से लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाने लगी। छोटा नागा पुराना बचावा। नशा पान बंदी हुआ, उसमें
महिला लोग को अपना पुरुष लोग दारू हाड़ी पी के नहीं मारपीट करता है। और थोड़ा महिला लोग ही आगे हैं, इसलिए वो लोग बात थोड़ा सुनते हैं कि ठीक में ये घर का परिवार का तो महिला ही है घर का पालन पोषण करने के लिए। वो तो कहाँ घूमेगा दिन रात, फिर शाम में आएगा तो नहीं न जानेगा घर परिवार में क्या घाटा बढ़ा है उसको, इसलिए महिला ही सब करती है, इसलिए सशक्त नज़र आ रहा है अभी तो। इस अभियान का असर दिखा और पूरे झरगांव में शराबखोरी बंद हो गई। कलावती भी उन्हीं महिलाओं में थी जो महुआ और हड़िया बनाती थी और 2 जून की रोटी के लिए उसे बेचा करती थी। कलावती भी जब स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तो इसके जीवन में भी काफी बदलाव आया। अब यह DRI योजना द्वारा दिए गए 10,000 रुपए से अपने पति के साथ ठेला पर अपना व्यवसाय करती है, जो इन महिलाओं के लिए किसी बड़ी सफलता से कम नहीं है। महिलाएं अब अपने समूहों के साथ मिलकर छोटे मोटे रोजगार से जुड़कर अपनी कमाई भी करने लगी। होटल में पहले काम करते थे, उसके बाद लोन मिला तो ठेला को सुहाए, ठेला को सुहाने के बाद अपना पूंजी किए, उसी से बाल बच्चा को पोस रहे हैं। और बाजार में जाते हैं तो 1-2 हज़ार रुपये बिक जाता है, उसी से हम चला रहे हैं खर्चा पानी। अब कुछ लोन भी जमा कर चुके हैं। परिवार के मेन सदस्य हैं माता पिता, वे लोग भी अभी अपने लोग तो नहीं जानते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बच्चों को इतना तो बोलते हैं कि बैठ के पढ़ो, और बच्चे बैठ के अपना अपना घर में पढ़ते हैं। और जिस घर में शराब बनता था उस घर में बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते थे, वहाँ के बच्चे अभी शांतिपूर्वक अपना घर में बैठ के पढ़ते हैं। पुरुष जिन्हें वर्ष के कुछ महीने ही रोजगार मिलते थे, उन्हें भी DRI, SGSY, किसान क्लब जैसी योजनाओं से जोड़ा गया। इन्हें कृषि, डेयरी, बकरी पालन, सुअर पालन जैसे रोजगारोन्मुखी योजनाओं से जोड़कर कृषि और पशुपालन की कई विधाओं की ओर प्रेरित किया गया, तो उन्हें भी अपना रोजगार करने का मौका मिला। पहले हमारे गांव के लोग कहीं ईटा भट्ठा चले जाते थे, तो कहीं बाहर कहीं भी कोई भी काम करने चले जाते थे, गांव में नहीं रहते थे। बहुत सारा जगह में काम करने के लिए लोग को आवश्यकता होता है, वहाँ हम जहाँ मांग होता है वहीं पर लेके लोग चले जाते थे, और क्या पता वहाँ काम कैसे कैसे दिलाते थे मालूम नहीं। तो ये सब समस्या को दूर करने के लिए हमारे गांव में हम लोग ही ने बैठ करके निर्णय लिए ग्राम सभा के द्वारा, और हम लोग योजना मांगे ब्लॉक की तरफ से, साहब लोग को सुनाए तो हम लोग को दिए काम, तो वही काम से हम लोग आज पलायन को रोके हैं। झरगांव में स्कूल तो था, शिक्षक भी थे, पर स्कूल में छात्र नदारत रहते थे, पढ़ाई का माहौल था ही नहीं। गांव के बच्चों को मवेशी चराने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इस व्यवस्था को जब सुदृढ़ करने की बात आई तो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने में ग्राम संसद द्वारा शिक्षा के विकास के लिए जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, उन लोगों ने सराहनीय काम किया। मवेशियों को चराने के लिए एक चरवाहे की नियुक्ति की गई, जिसे सभी ग्रामीणों की ओर से चरवाहा का काम करने के एवज में अनाज दिया जाता है। स्कूल को आकर्षित दिखने के लिए उसे व्यवस्थित किया गया और फुलवारी लगाई गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी सहयोग दिया। पानी, शौचालय, खेलने के सामान सहित खेल की सुविधा, अच्छी गुणवत्ता युक्त मध्याह्न भोजन सुनिश्चित की गई। महिला मंडल ने अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। स्कूल में इतनी सारी व्यवस्था के लिए जब जमीन की कमी पड़ी तो महिला मंडल की महिलाओं ने अपनी बचत से तो आर्थिक मदद की ही, साथ ही समुदाय के लोगों ने भी अपने ओर से आर्थिक सहायता देकर स्कूल के सटे जमीन को खरीदने में मदद की, जिसमें छात्रों के लिए बगीचा, किचन गार्डन सहित खेलने के लिए जगह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और स्कूल को प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में उत्क्रमित किया गया, जिससे अतिरिक्त वर्ग बनाए गए।
इससे स्कूल की खूबसूरती में 4 चांद लग गया। माँ बाप लोग क्या बोलते थे कि नहीं हमारा बच्चा बैल चराने के लिए जाता है, कोई बकरी चराने के लिए जाता है, इस तरह का बोलते थे। लेकिन हम लोग मीटिंग बैठ के डिस्कस करते थे महिला पुरुष। उसके बाद में एक चरवाहा नियुक्त किए। उसके बाद में सब जितना बैल बकरी है वो सबको मैंने चरवाहा के लिए देने लग गया। उसके बाद में हम लोग गार्जियन अभिभावक से बोलने लगे कि सब अपना अपना बच्चा को स्कूल भेजिए और नामांकन कराइए। बोले उस समय सब अपना अपना बच्चा को ला के यहाँ नामांकन कराते गया और यहाँ शिक्षा में कुछ सुधार आ गया। उसके बाद में इधर 100% मैंने बच्चे स्कूल जाने आने लगे। इसके सुखद परिणाम ये आए कि जो बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ मवेशी चराने में समय गुजारते थे, उनका समय अब स्कूल में गुजरने लगा। स्कूल में बच्चों की उपस्थिति 120-125 होने लगी। यानी ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गांव के सभी बच्चे अब स्कूल आने लगे। गांव की किशोर लड़कियों को गांव में ही NPEGL केंद्र विद्यालय परिसर में खोलकर अशिक्षित बालिकाओं को पढ़ाकर उन्हें कस्तूरबा विद्यालय में दाखिला कराया गया। इस काम के लिए गांव से ही एक शिक्षित लड़की को NPEGL केंद्र में नियुक्त किया गया। झर गांव का यह विद्यालय और इसमें पढ़ने वाले बच्चे किसी पिछड़े गांव के विद्यालय से अलग दिखने लगे, जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। गांव के ही कुछ होनहार नौजवानों ने वहीं के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र और ग्राम सूचना केंद्र में कोचिंग देने की व्यवस्था की, जिसके तहत पढ़ाई करने वाले छात्रों को मुफ्त कोचिंग मिलने लगी। इस ग्राम सूचना केंद्र में बैंक ऑफ इंडिया और सरकारी विभागों द्वारा सोलर लाइट और टीवी उपलब्ध कराए गए, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए उपयोग में आने लगे। इन सब व्यवस्थाओं के कारण झर गांव के बच्चे दूसरे गांवों के स्कूलों के बच्चों से बेहतर दिखने लगे। हमारे यहाँ ग्राम शिक्षा समिति है, जो अभी बदल करके विद्यालय प्रबंधन समिति के नाम से जाना जाता है। तो ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य लोग भी चुन तो लिए जाते थे, लेकिन वो उतना मतलब रखते नहीं थे। लेकिन जब गांव में पदाधिकारी लोगों का आना शुरू हुआ, वो लोगों के द्वारा जब उनको कन्विंस किया गया, तब वो जो हैं सो धीरे धीरे समझने लगे। और आज बहुत अच्छा स्थिति है, गांव में बच्चे घूमते हुए नहीं मिलेंगे। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य जो हैं सभी बच्चों को गांव में अगर कोई बच्चा घूमता हुआ मिल जाता है तो उनको सीधे स्कूल ले आते हैं। इलाके में पड़ी जमीन से जो भी किसान जुड़े थे, उनकी उपज काफी कम होती थी। लोग खेती के नए तकनीक और गुर से अनजान थे, जिन्हें राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जोड़ा गया तो इसके परिणाम भी काफी अच्छे मिले। गांव की 147 एकड़ जमीन को बागवानी के लिए विकसित किया गया, जिसमें ज्यादातर आम जैसे रसदार फलों को रोपा गया, जिससे ग्रामीणों ने एक अच्छे आय होने का अनुमान लगा रखा है। इंटरक्रॉपिंग और फ्लोरिकल्चर के बारे में भी किसानों को बताया गया, जिसे कई किसानों ने अपनाया और अब इससे अच्छी आमदनी भी करने लगे। खेतों में सिंचाई के लिए जल संसाधनों का समुचित उपयोग हो, इसके लिए LI स्कीम से जोड़कर कुआं और तालाब को बेहतर बनाया गया। इसमें जल संचयन के उपायों से भी ग्रामीणों को अवगत कराया गया। कृषि क्षेत्र में तो किसानों ने खूब आगे बढ़ चढ़कर दिलचस्पी दिखाई। 43 किसानों को बैंक के जरिए जोड़ा गया। किसानों को कृषि के लिए नई तकनीक और इसके उपयोग की जानकारी दी गई, जिससे इनके खेती करने के तौर तरीकों में काफी बदलाव आया। बहुत ही तरह का चेंज हो गया है इसमें, आदमी के रहन सहन में। और उसमें लोगों के पास मैंने समुचित मैंने आर्थिक का मैं अच्छे नहीं था, लेकिन अब कुछ अर्थ उन लोगों के पास बढ़ गया, क्योंकि मैंने अब खेती का पैदावार बढ़ गया और सरकार की ओर से जो मनरेगा काम मिल रही है उनसे भी उन लोगों का आर्थिक में कुछ सुधार हुआ है। उस आर्थिक सुधार होने के बाद लोग खेतों में कुछ ज़्यादा ही मैंने पूंजी लगा रहे हैं। पहले तो मैंने कुछ पैसा नहीं होने के कारण मैंने पूंजी लगा नहीं पाते थे। मिजुआ उराव भी गांव का एक छोटा किसान था, जिसने 1.5 एकड़ जमीन लीज पर लेकर खेती की और अच्छी कमाई की।
जिसके बाद और भी कई किसान LI स्कीम से जुड़कर खेती के नए आयाम को छूने की कोशिश में हैं। यहाँ पर ग्रीन हाउस का निर्माण किया गया, जिसका उपयोग न सिर्फ जिसकी जमीन पर बनाया गया उसने करना सीखा, बल्कि और भी कई किसान इसका इस्तेमाल सम्मिलित रूप से करने लगे। इससे इनकी जमीन की उपयोगिता तो बढ़ी ही, आमदनी के जरिए का स्रोत भी दिखा। पहले इसमें करते थे सर, उड़द मड़ुआ जी भी करते थे, ये सब करते थे खेती। साल में वही करीबी देहाती भाषा के हिसाब से तो बोलते एक खचला ये सब हुआ, करीबी 5 किलो बीज छीटे तो उसमें करीब वही 50 किलो यही सब होता है सर। फिर अभी जब से ग्रीन हाउस बना तब से तो हमको तो आमदनी तो है, हमेशा होती ही रहती है सर। बहुत अच्छा लगा कि ग्रीन हाउस है, तब से आराम से सिंचाई के लिए भी साधन है, जल्दी पटवन नहीं होता है, बार बार नमी बरकरार रखता है। झरगांव के पशुपालकों के लिए भी बैंकों से ऋण की व्यवस्था कराई गई, जिससे गाय, बकरी और सुअर पालन की ओर ग्रामीणों का झुकाव बढ़ा। मछली पालन में भी अच्छी संभावना को आंक 2 सामूहिक और 3 निजी तालाबों को विकसित किया गया। फिशरी कमेटी बनाई गई, जिन्हें मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया, जिसके नतीजे भी काफी अच्छे आए। 50 बाई 50 इस तालाब को मनरेगा के तहत मिला और गांव के जितने भी मजदूर लोग को हम इसमें लगाए और चौका के तहत हम इसमें काम कराए। और इसमें जो हम अभी पानी भरा हुआ दिख रहा है, उस तालाब में हम मछली का पालन भी कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल मछली डाले हैं और गर्मी में धान की खेती कट जाएगी तो हम इसमें सब्जी की खेती करेंगे और अपना आमदनी बढ़ाएंगे। गाय और बकरी पालने के प्रति भी ग्रामीणों में रुचि बढ़ाने के लिए गोकुल ग्राम विकास केंद्रों की स्थापना की गई। शुरू में 3 परिवारों को 5 गाय के साथ मिनी डेयरी विकसित करने के लिए योजना से जोड़ा गया, जिसने इनकी आमदनी में काफी इजाफा कर दिया। शंकर गोप उन्हीं गाय पालकों में से एक है, जिसके पास गाय तो थी लेकिन दुधारू नहीं। सरकारी सहायता मिलने के बाद अब यह प्रतिदिन 30 लीटर दूध बेचने लगा है और इसकी उम्मीदें अब और भी बढ़ गई हैं। गाय लेने से हमको दूध तो दूते हैं, दूध बेचते हैं, प्लस उसका बाछी बछड़ा ये सब होता है, खाद होता है सर, उसमें हम लोग 2-3 तरह से हम लोग को फ़ायदा मिलता है। और खाद को तो बेच देते हैं, यहाँ खेत में भी देते हैं, अपना के लिए यूज भी हो जाता है खाद को। और बाछी सब बढ़ता है, उसको हम लोग सेवा हुआ करते हैं तो वो भी मतलब 20 से 25 हज़ार का गाय वो भी बन जाती है। बच्चा लोग भी अच्छा स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अच्छा से अब घर में भी बचत होता है, उसको हम लोग रखते हैं बचत खाता में। और घर का भी लोग बहुत खुश है इससे गाय अथी रख के। सुअर पालन में भी इसी तरह का बदलाव नजर आया। सुअर पालन से 17 परिवारों को जोड़ा गया। जनवरी 2011 में 3 दिनों की ट्रेनिंग देकर 6 सुअर की यूनिट उसके रहने की व्यवस्था के साथ दी गई, जिससे बसंती कुजूर जैसी महिलाएं भी जुड़ी। जो पहले ईंट भट्टा में मजदूरी का काम करती थीं, वो अब सुअर पालन के जरिए कमाई कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं। साथ ही अपने लिए पक्का मकान भी बना लिया है। गांव के वैसे नौजवान जिन्हें सिलाई कटाई में दिलचस्पी थी, उनको और भी बेहतर प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से SGSY कार्यक्रम से जोड़ा गया और दिल्ली जैसे महानगर में रेडीमेड वस्त्र बनाने वाली कंपनी में नौकरी दिलाई गई, जहां उनकी आमदनी 4 से 4,500 हजार तक होने लगी, जो उनके लिए एक सपने से कम नहीं था। ग्रामीण अब अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को ग्राम संसद में लेकर आने लगे, जहां एक दूसरे को सुझाव देने के साथ साथ उनकी समस्याओं का निदान भी किया जाने लगा। झरगांव में खेती, पशुपालन, शिक्षा और सिंचाई के क्षेत्र में विकास के साथ लोगों को जोड़कर संरचनात्मक विकास भी किया गया, जिसके तहत सड़कों की स्थिति में सुधार,
संसद भवन का निर्माण और लैंप्स को भी सुसंगठित किया गया। सोलर स्ट्रीट लाइट और पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और मनरेगा कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू किया गया। इसके नतीजे भी काफी बेहतर मिले। लेकिन एक समस्या थी कि स्वास्थ्य उपकेंद्र गांव से 1 किलोमीटर दूर टोटो में था, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी होती थी। तब ग्राम संसद की पहल पर गांव में ही आंगनबाड़ी केंद्र के लिए बने भवन में ही बुनियादी स्वास्थ्य उपकेंद्र को विकसित किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्व से चल रहे भवन में ही रहने देने का फैसला लिया गया। इस केंद्र में 0 से 6 साल तक के सभी बच्चों का पंजीकरण किया गया। आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकृत बच्चों के स्वास्थ्य का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है। साथ ही समय पर टीका और स्वास्थ्य की नियमित जांच भी की जाती है। स्वास्थ्य उपकेंद्र में अब डॉक्टर और नर्स नियमित रूप से आने लगे हैं, जो महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह देते हैं। साथ ही इन्हें विटामिन, टीका और जरूरत की दवाइयां भी उपलब्ध कराते हैं। झरगांव में होने वाले इन परिवर्तनों का नतीजा पूरे गांव के स्वरूप पर तो दिखा ही, साथ ही ग्रामवासियों के रहन सहन और जीवन स्तर पर भी पड़ा, जिसने ग्रामीणों की सोच बदली और उदारता का आदर्श भी दिया। हम लोग गांव में विजिट करते हैं, जब जो विलेजर्स भी आते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड लोग करते हैं वो है कि हमें बीपीएल नंबर नहीं है, बीपीएल नंबर हमको दिया जाए। वो एक ऐसा नंबर है या ऐसा जो आइडेंटिफिकेशन है कि वो लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। पर झरगांव के लोगों से यदि मिलेंगे हम लोग तो उनमें 1.5-2 साल के अंदर ये चेंज आ गया कि हम लोग कुछ समय के अंदर जो भी हमारे यहाँ बीपीएल लोग हैं सबको हम लोग अबव पॉवर्टी लाइन लाएंगे और उनके बीपीएल कार्ड हम लोग सरेंडर कराएंगे। आई थिंक ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस झरगांव का है कि ग्रामीणों की जो थॉट है वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस ना रख के वो लोग कहते हैं कि हम लोग इन्हीं कार्यक्रमों की मदद से, जो इनका मुख्य उद्देश्य है, जो आउटकम्स की बात करते हैं कि लोगों की आमदनी इतनी बढ़ जाए कि लोग अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएं। तो उन लोगों ने बोला है कि हम लोग अपने बीपीएल कार्ड सरेंडर कर देंगे, जिससे कि हम लोग को फिर गरीबी रेखा से ऊंचे आ जाएंगे। तो हम लोगों को भी ये सब जब देखते हैं, ग्रामीणों से बात कर जब ऐसी बात सुनते हैं तो बहुत हर्ष होता है। झरगांव की इस बदलती तस्वीर को देखने मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी पहुंचे। पूरे प्रदेश में 100 और आदर्श गांव बनाने की योजना का ऐलान किया। झरगांव के इस परिवर्तन से आसपास के भी गांव और पंचायत के लोगों की आंखें जगी और इनकी जगी आंखों में सपने तैरने लगे कि इनके भी गांव झरगांव की तरह आदर्श गांव बन जाएं। इस तरह 43 गांव ने झरगांव से सीख ले अपने आप को भी बदलने का फैसला लिया। झरगांव के इस कायाकल्प से सिर्फ आसपास के गांव के लोग ही नहीं, कोई भी सहसा गांधी जी के सपनों के गांव के रूप को साकार होता देख झूमे बगैर कैसे रह सकता है।